हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्तास क्लासेस। और मेरा नाम है शुभम और आइए आपका स्वागत करते हैं हम गुप्तास क्लासेस में। और जैसा कि हम जो कोर्स कर रहे हैं, जो कोर्स रेलेवेंट है आपका बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें कॉमर्स और कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे आप इन दिनों वैकेंसी चल रही है आपकी EMRS की। right now the form filling date is also not ended, and you can also apply for PGT as well as accountant post in EMRS. Okay, so if you have not applied for EMRS post, you can apply for EMRS, PGT and accountant post. And also this course is relevant for DSSB and many other exams in which commerce play a crucial role, है ना। जिसमें कॉमर्स क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके लिए आपको क्या है, ये कोर्स आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, हमने मेंशन भी कर रखा है रेलेवेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्ज़ाम। हमारा एक टेलीग्राम का एक चैनल भी है, आइए आपको यहाँ पे बता देता हूँ। टेलीग्राम चैनल उस पे जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और वो गुप्तास क्लासेस के नाम से ही है। उस पे ऐसा करके कोई लोगो सा बनना है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो पिछली वीडियो में कुछ अजीब सी आवाज़ आई हो तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, थोड़ी तबीयत ऐसी चल रही है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम वहाँ पे सारी वीडियोस की से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर देते हैं आपको। ठीक है, चलें फिर आगे इस वीडियो को कंप्लीट कर लें, इस नोट्स को कंप्लीट कर लें। कहाँ तक हो गया था, अगला कंसेप्ट को देखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसको कॉस्ट कंसेप्ट भी कह देते हैं और कभी कभी पूरा भी कह देते हैं। ठीक है, तो कभी आपको कॉस्ट कंसेप्ट सिर्फ कॉस्ट कंसेप्ट ही दिखाई दे रहा है, लाइक सिर्फ नाम से कॉस्ट कंसेप्ट दिखाई दे रहा है, तो अभी उसका मतलब यही होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। आइए, बिजनेस ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट द एक्चुअल कॉस्ट। कह रहा है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है, या जो भी हम चीज़ें परचेज करेंगे या सोल्ड करेंगे, या जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे, है ना, तो वो हमेशा हम काय पे रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, विच दे आर एक्चुअली अंडरटेकन। ठीक है, हम ट्रांजेक्शन को ऑलवेज किस पे रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट पे, एट विच दे आर एक्चुअली अंडरटेकन, जिस पे हमने ट्रांजेक्शन को किया है। The basic advantage is that it avoids any arbitrary value being attached to the transaction। कहने का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी हम, इसका बेसिक एडवांटेज ये है कि जिस भी मतलब वैल्यू पे हमने किसी ट्रांजेक्शन को किया है, द ट्रांजेक्शन ऑकर एट विच एवर वैल्यू, मतलब एट विच वैल्यू, है ना, तो हम उसी वैल्यू पे हम क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रांजेक्शन को। ठीक है, और इसमें कोई आर्बिट्री वैल्यू को जो अवॉइड करता है। आर्बिट्री वैल्यू का मतलब लाइक ये कि इसमें कोई पर्सनल विम इन्वॉल्व नहीं हो। पर्सनल विम का मतलब जो होता है लाइक मेरा ऐसा मानना है कि इस चीज़ की वैल्यू ये होनी चाहिए, है ना। लाइक हमने कोई मशीन नहीं खरीदी, है ना, और मशीन नहीं खरीदने के बाद लाइक आज हमने उसे 1 लाख की खरीदी है, और हफ्ते भर बाद लाइक उसके दाम बढ़ गए, लाइक उसका जो पैसा है वो बढ़ गया, वो 1.5 लाख की हो गई। तो अब कुछ लोग कहते हैं लाइक कि हमें उसको 1.5 लाख की कर देनी चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो पर्सनल जजमेंट या पर्सनल ओपिनियन इसमें मैटर नहीं करेगी। जो एक्चुअल कॉस्ट पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, उसी एक्चुअल कॉस्ट पे ट्रांजेक्शन रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। whenever an asset is bought, जब भी हम एसेट को बॉट करेंगे, खरीदेंगे, इट इज रिकॉर्डेड एट इट एक्चुअल कॉस्ट। उसको हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट को।
एंड सेम इज यूज एज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पर्पस। और वही कॉस्ट या जिस भी कॉस्ट पे हमने रिकॉर्ड किया था वही सब चीज़ों का बेस बनेगी। लाइक हमको जो भी ट्रीटमेंट करने होंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कुछ भी मेथड वगैरह, कुछ भी पॉलिसीज ऑप्ट करनी होंगी, तो वही उसको जो ट्रीटमेंट होगा वो उसी कॉस्ट के ऊपर होगा। एज सच चार्जिंग डेप्रीसिएशन, जैसे हमको मान लो जैसे कोई मशीन ही खरीद के लाए, है ना, और मशीन ही खरीद के लाए और मशीन की कॉस्ट है यहाँ पे मान लो 1,00,000 रुपये एक्चुअल कॉस्ट, और उसकी मार्केट में वैल्यू कुछ भी हो गई हो, 1,50,000 हो गई हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हम एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से बाकी के जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो करेंगे एक्चुअल कॉस्ट के हिसाब से। तो यदि अभी हमें इस मशीनरी पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है सपोज करो, तो डेप्रीसिएशन जो चार्ज करेंगे वो एक्चुअल कॉस्ट पे करेंगे, ना कि अभी करेंट मार्केट कॉस्ट पे। करेंट मार्केट कॉस्ट इज इररेलेवेंट टू चार्ज डेप्रीसिएशन। ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है, इसके अलावा कह रहा है लाइक ऑन द यूज ऑफ इफ अ प्रोडक्शन इक्वल सॉरी है ना, इफ अ प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज बॉट फॉर 1.50 करोड़, मतलब कि अगर हमने कोई एक प्रोडक्शन की कोई मशीन खरीदी थी, लाइक इक्विपमेंट खरीदा है, उसकी कीमत क्या 1.5 करोड़ है ना, द एसेट विल बी शोन एट द सेम वैल्यू। तो क्या ये इसी वैल्यू पे दिखाया जाएगा? हाँ सर, ये इसी वैल्यू पे दिखाया जाएगा। जो एक्चुअल कॉस्ट है 1.5 करोड़ पे हमने इसे एक्वायर्ड किया है, तो हम इसे 1.5 करोड़ पे ही दिखाएंगे इन ऑल फ्यूचर पीरियड। क्या ये एक पीरियड में 1.5 करोड़ का दिखाया जाएगा, लाइक जिस पीरियड में हमने इसको खरीदा उसी में 1.5 करोड़ का दिखाया जाएगा, कि सभी पीरियड में ये 1.5 करोड़ का दिखाया? नहीं, तो ये सारे आगे के जितने भी फर्दर पीरियड्स होंगे, जितने भी आपके अकाउंटिंग पीरियड होंगे, है ना, जितने भी नेक्स्ट ईयर जितने भी बनेंगे, जिसमें भी हम अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करेंगे, उसमें ये किस पे दिखाया जाएगा? 1.5 करोड़ पे ही दिखाया जाएगा। ठीक है। when disclosing the original cost, ठीक है, it is obviously be reduced by the amount of depreciation, but ये ऐसा होगा लाइक कि हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते चलेंगे और अपना डेप्रीसिएशन का या तो हम प्रोविज़न बनाएंगे या उतनी अमाउंट के डेप्रीसिएशन से हम इसको हर साल रिड्यूस करते चलेंगे ओरिजिनल कॉस्ट को। बट जो हम बैलेंस शीट में इसको जो शो करेंगे एसेट को, वो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही शो करेंगे। बट ट्रीटमेंट जो डेप्रीसिएशन का होगा या अदर प्रोविज़न का होगा वो उसमें डिडक्ट करते हुए दिखाते चलेंगे। ठीक है, विच विल बी calculated with reference to the actual cost. The actual value of the equipment may rise or fall subsequent to the purchase. अब जैसा हमने कहा था अभी कि हमने एक मशीन खरीदी थी 1,00,000 की, बट एक हफ्ते बाद उसकी कीमत हो गई 1,50,000, तो इससे हमें मैटर नहीं करता है। यहाँ पे भी वही बात लिखी है कि एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू जो है इक्विपमेंट की, अगर मान लो इन फ्यूचर वो बढ़ती है या घटती है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो क्या है, वो इररेलेवेंट है अकाउंटिंग पर्पसेस के हिसाब से एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस भी कॉस्ट पे हमने किसी भी एसेट को, किसी भी मशीनरी को या किसी भी इक्विपमेंट को एक्वायर्ड किया है, हम उसको अपने अकाउंट्स में उसी एक्चुअल कॉस्ट पे दिखाएंगे। हम इसमें बाकी की चीज़ों को मैटर नहीं करेंगे, लाइक कि महंगाई बढ़ गई तो हम ये सोचते हैं कि मार्केट में वैल्यू उसकी बढ़ गई, ठीक है, या फिर कोई अपडेशन आ गया उस चीज़ में, तो हम उन सब चीज़ों को दरकिनार कर देंगे और उन सब चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट से हमारा मतलब है। ठीक है, आगे देखें क्या लिखी है, आगे लिखी लाइन the limitation of this concept is that the balance sheet does not show the market value of the asset। अब इसका लिमिटेशन क्या है, इसका मतलब इसकी एक बुराई क्या है इस मेथड की, इस कंसेप्ट की बुराई ये है कि भाई कि जो बैलेंस शीट में है ना, बैलेंस शीट में जो एसेट एक्वायर कर रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट पे दिखाई जाएंगे। सपोज करो कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, सपोज करो एस्टेब्लिश किया था सन 2005 में, ठीक, और देन 2005 में हमने मान लो कुछ एसेट्स एक्वायर करे थे, है ना, और टोटल एसेट थे मान लो हमारे सर सपोज करो 1 CR के थे। तो आज मान लो 2023 चल रहा है, हो सकता है हमने बाय द टाइम इसके बीच और भी एसेट एक्वायर करें हो, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते चलेंगे अपने अकाउंटिंग पीरियड में। बट अगर हमने कोई एसेट एक्वायर नहीं किया है तो भी आज हम इनको 1 CR ही दिखाते रहेंगे। अगर मान लो कोई एसेट डिस्पोज हो गया होगा
मतलब ख़त्म हो गया होगा तो इसमें से घटा दिया होगा वो एसेट, बट हम इनको अपनी एक्चुअल कॉस्ट पे ही दिखाएंगे। ठीक है, तो यही एक इसका लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि मार्केट वैल्यू पे हम अपने एसेट्स को शो नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कॉस्ट पर शो करेंगे। ठीक है, एसेट ओन बाय द बिजनेस एंड अकॉर्डिंगली ओनर्स इक्विटी विल नॉट रिफ्लेक्ट द रियल वैल्यू। अब जब हम एसेट्स को हम एक्चुअल कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, है ना, तो ओनर्स की इक्विटी भी हम किस पे दिखाएंगे, रियल वैल्यू पे ही दिखाएंगे, ना कि मार्केट वैल्यू पे। क्यों, ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा भाई लोगों, क्योंकि आपने देखा है कि बैलेंस शीट हम बनाते हैं, है ना, बैलेंस शीट में अभी हमने ऊपर वाले कंसेप्ट में इक्वेशन क्या पढ़ी थी, इक्वेशन हमने यही तो पढ़ी थी, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन पढ़ी थी, है ना। तो अब एसेट मान लो बढ़ ही नहीं रहे हैं, हम इसको सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू पे दिखा रहे हैं, है ना, और रियल वैल्यू पे एक साइड जो भी चेंजेस होंगे, लाइक सपोज करो जो दोनों साइड बराबर होती है ना, ये लायबिलिटी और कैपिटल और एसेट की जो साइड होती है वो हमेशा इक्वल रहती हैं। ये गोल्डन रूल भी बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इक्वल रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो हम इसको बढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इसको रियल कॉस्ट पे दिखा रहे हैं, तो जो ये वैल्यू होगी वही वैल्यू तो इसकी होगी, और इसकी होगी तो इसका मतलब क्या है कि ओनर्स इक्विटी जो थी वो भी रियल वैल्यू पे ही चल रही है, उस पर भी कोई मार्केट वैल्यू पे हम चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि ओनर्स इक्विटी जो भी होगी वो रियल वैल्यू पे चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने एसेट्स को भी रियल वैल्यू पे ही ले रखा है। However, on an ongoing basis, the assets are shown at the historical cost as reduced by depreciation. But हम जैसे जैसे फर्दर बढ़ते जाएंगे, पीरियड बाय पीरियड हम आगे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते चले जाएंगे, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में से हम डेप्रीशिएशन को माइनस करते हुए दिखाते चलेंगे, बट ओरिजिनल कॉस्ट पे ही वो हिस्टोरिकल कॉस्ट या एसेट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा, कुछ भी ऐसा बहुत इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। आगे चलते हैं। हमने एक ड्यूअल कंसेप्ट पढ़ा था। ड्यूअल कंसेप्ट में हमने बोला था कि इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट भी बोलते हैं, या फिर इसको बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। तो जी वाला जो पॉइंट है, जी वाला जो कंसेप्ट है, हमने दोबारा से इसमें डाल दिया है, बट कहीं ना कहीं ये ड्यूअलिटी को ही दिखाता है। इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जब हमने लिख ही दिया है तो एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, अंडर दिस प्रिंसिपल ऑफ all which has been received by us must be equal to that has been given by us। कहने का मतलब जैसा ड्यूअलिटी कंसेप्ट में था ना कि कुछ हम लेंगे, कुछ जैसे ही हमें कुछ मिल रहा है, हम कुछ डेबिट कर रहे हैं तो उसके बिहाफ पे कुछ ना कुछ उतना ही क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही कह रहा है ये प्रिंसिपल कि हमने अगर कोई चीज़ रिसीव की है, कुछ पाई है, तो उसके बेसिस पे हमने कुछ चीज़ किसी को दी भी होगी, क्योंकि ट्रांजेक्शन में मतलब गिव एंड टेक वाली पॉलिसी होती है ना। हर एक ट्रांजेक्शन में क्या होता है, हर एक कंसिडरेशन में क्या होता है, कंसिडरेशन इज में क्या होता है, कंसिडरेशन इज ऑलवेज क्विड प्रो क्यू। ये आपने टर्म सुना है, क्विड प्रो क्यू। आपने वो पढ़ा होगा, लॉ पढ़ा होगा, लाइक बिजनेस लॉ पढ़ा होगा आपने कभी, और बिजनेस लॉ में या मर्केंटाइल लॉ में एक एक्ट है आपका, कौन सा एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 1972 है शायद से, है ना। और एक बार देख लेना, मेरे को इसकी डेट याद नहीं है, लाइक ईयर याद नहीं है, मेरे ख्याल से 1972 ही है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट में क्या, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। तो हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक तो एग्रीमेंट होना चाहिए, और फिर एग्रीमेंट के अलावा एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए। एनफोर्सेबिलिटी का मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो एग्रीमेंट होने के लिए कुछ एग्रीमेंट होने के लिए कुछ और भी कंडीशन होती हैं, जिसमें क्विड प्रो क्यू होना ज़रूरी है। क्विड प्रो क्यू होना का मतलब क्या होता है, क्विड प्रो होने क्यू का मतलब होता है कि समथिंग इन रिटर्न, मतलब जब आप समथिंग इन रिटर्न, मतलब जब आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो फ्री फोकट का ट्रांजैक्शन है। आपने किसी से कोई चीज़ परचेज करी तो आपके पास गुड्स आ गया, तो उसको बदले में आपने कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए, लाइक पैसा वगैरह। तो इसको ही को कहते हैं क्विड प्रो क्यू, और इसका मतलब ये होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है,
ये थोड़ी लॉ की भाषा है ना, हम कहीं से कहीं उठ के आ गए, माफ़ी चाहता हूँ, बट ये चीज़ों पे को भी हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे कोर्स में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी आती हैं एज अ पीजीटी स्टूडेंट। और अगर आप पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो DSSB और ये आपकी EMRS KVS वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इन सब चीज़ों को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपके पेपर एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। ठीक है ना। अलग अलग एग्ज़ाम का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बट मैं ये समझता हूँ कि DSSB एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती हैं जो आपके BCom या MCom लेवल की होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलें आगे, चलिए। तो ये ड्यूअलिटी कंसेप्ट ही है, एक तरीके से चलते हैं, देखते हैं, है ना। And needless to say that the receipts are clarified as debit and given is clarified as credit। मतलब ये वही वाली बात कर दी कि मतलब जो भी हमें रिसिप्ट हो रही है, डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट, ये वाला आपने रूल पढ़ा है नहीं पढ़ा है, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे लिख दिया है कि जो भी रिसिप्ट होंगे उसको हम डेबिट मान लेंगे और जो भी क्रेडिट वाली होंगी उनको हम क्रेडिट मान लेंगे। वही सब चीज़ें दे रखी हैं। द बेसिक इक्वेशन अपीयर्स है, बेसिक इक्वेशन वही है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा। ठीक है, हर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होगा। ठीक है, नेचुरली एवरी डेबिट मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर डेबिट के लिए उतनी ही अमाउंट का एक क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट के लिए उतनी अमाउंट का कोई डेबिट होगा। तो हमने लिख दिया इक्वेशन में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। फिर हम इसको इस अबव इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक हमने पूरे क्या क्या किए, एक्सपेंसेस किए, लॉसेस हुए, एसेट्स हुए, इन तीनों का नेचर कैसा होता है, डेबिट कैटेगरी का होता है, तो डेबिट की जगह हमने इसको लिख दिया ऐड करके। और ये तीनों का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट कैटेगरी का होता है, रेवेन्यू, गेन्स एंड लायबिलिटीज़। आपने गोल्डन रूल्स पढ़ रखे हैं, आपको पता होगा कि भाई डेबिट वॉट्स कम्स इन, क्रेडिट वॉट्स गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड रेवेन्यूज, है ना। और एक और कौन सा था, तीसरा रूल कौन सा था, तीसरा रूल भी तो था कम्स इन गोज आउट, और एक रूल और है ना इसमें, वो रियल वाला थर्ड रूल कौन सा था, हाँ सॉरी नॉमिनल वाला, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ये था ना। ठीक है, तो यही सब है। तो उसी के बेसिस पे, वो 3 गोल्डन रूल की बेसिस पे ये सबरी अकाउंटिंग चल रही है। सबरी कंसेप्ट के पीछे कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है। चलें, तो हमने यहाँ पे ये तीनों चीज़ें लिख दी क्योंकि इनका नेचर डेबिट का होता है, इनका नेचर क्रेडिट का होता है ना। इफ एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स आर सेट ऑफ, मतलब यहाँ से हमने क्या किया, वो क्या कह रहा है, एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, इनकम को और गेन को सेट ऑफ कर दो, तो क्या रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़ रह जाती है। ठीक है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज़, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना कि बैलेंस शीट में क्या लिखा रहता है, ऊपर हेडिंग में बैलेंस शीट में सिर्फ ये लिखा रहता है ना, यहाँ पे इस साइड सिर्फ और सिर्फ एसेट्स लिखा रहता है और इस साइड लायबिलिटीज़ लिखा रहता है। तो कहीं ना कहीं लायबिलिटीज़ पूरा की पूरा डिनोट करता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल को, और जी एसेट पूरा डिनोट करता है आपका करेंट एसेट प्लस नॉन करेंट एसेट्स को। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सब चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटी और एसेट इक्वल टू, फिर हम क्या कह सकते हैं, इक्विटी मतलब इंटरनल कैपिटल होगा इक्विटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जो भी हमने बाहर से ले रखा है, आउटसाइडर लायबिलिटी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और यही हमारी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों के, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है। चलिए अब मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स में देखते हैं। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ मैटेरियलिटी। ठीक है, मैटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है, एज पर फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। हमने एक फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट पढ़ा था कि लाइक हमको सब कुछ डिस्क्लोज करना है, क्यों,
ताकि जो एंड यूज़र है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एज पर फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू बिजनेस एंटरप्राइजेज शुड बी फुली डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कि हमें समझ में आता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता था, जो भी अकाउंटिंग डाटा है या जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है और जिससे अकाउंटिंग डिसीजन लेने वाले हैं, जिससे रेलिवेंट डिसीजन लेने वाले हैं एंड यूज़र, उनको हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें उसे पूरी तरीके से दिखाना पड़ेगा। बट समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी समटाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्क्लोज ऑल द इन्फॉर्मेशन। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमको ऐसा नहीं है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दें, है ना। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स को हमें प्रिपेयर करना है एक सिंपल फॉर्मेट में, है ना। अगर हम उस फॉर्मेट में प्रिपेयर कर रहे हैं, सपोज करो मानो, और हम ट्रांजेक्शन को जो रेलिवेंट नहीं है, मान लो कि अभी न्यूमेरिकल फिगर ऐसी होती हैं लाइक कि मतलब कि उन्हें हमें ना चाहते भी राउंड ऑफ करना पड़ता है। अगर हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, है ना, और चीज़ें दिखाते रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा स्पेस लेगी, वो फिगर ज़्यादा स्पेस लेगी, और फिगर ज़्यादा स्पेस लेगी तो कहीं ना कहीं जो हैंड आउट्स हैं, जो भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो थोड़ा बल्कि होंगे। तो बल्कि ना हो उस वजह से हम क्या कर देते हैं, चीज़ों को राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो वही वो कह रहा है कि बट समटाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा बहुत बार ऐसा मुमकिन होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें, काय में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट मेटेरियलिटी रिक्वायर्स, और इसलिए हमारा क्या है, जो कंसेप्ट क्या है, मेटेरियलिटी का कंसेप्ट इन सब चीज़ों पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मेटीरियल फैक्ट्स, है ना। अकाउंटिंग को सिर्फ और सिर्फ किस फैक्ट पे फोकस करना है, मेटीरियल फैक्ट। तो मेटीरियल फैक्ट सबसे पहली बात क्या है कि मेटीरियल फैक्ट का मतलब है कि ऐसे फैक्ट जिसमें जो फाइनेंशियल नेचर के हो, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। ठीक है, एक तो ऐसे फैक्टों पे ही सिर्फ वर्क करना है। मेटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेटीरियल चीज़ों पे आपको फोकस करना है, इमैटेरियल चीज़ों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है ना। एंड एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड इन प्रेजेंटिंग द एक्ट्स विच आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट और इमैटेरियल। ठीक है, तो मेटीरियल फैक्ट पे ही आपको फोकस करना है, इमैटेरियल फैक्ट पे फोकस नहीं करना है, या फिर ऐसी चीज़ों पे फोकस नहीं करना जो मतलब टाइम की बर्बादी है, और या फिर कहीं ना कहीं आपके जो रिसोर्सेज की बर्बादी है, और कहीं ना कहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अकाउंट्स में। ठीक है, समझ में आया। इन दिस कनेक्शन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कि इन दिस कनेक्शन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज मटेरियल। भाई क्या मटेरियल इफेक्ट है। मतलब सपोज करिए हो सकता है कि कहीं पे आपने 2 रुपये की चीज़ों को मटेरियल माना है, कहीं पे 2 रुपये की चीज़ों को भी मटेरियल नहीं माना है। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि किस तरीके से ये डिसाइड होगा कि भाई ये मटेरियल फैक्ट है और ये मटेरियल फैक्ट नहीं है। इससे रेलिवेंट यूज़र का माइंड चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इट मे हैपन दैट वन फैक्ट इज मटेरियल एंड फॉर समवन, मतलब कोई फैक्ट ऐसा हो सकता है ना किसी के लिए बहुत मटेरियल है बट नॉट फॉर द अदर्स एंड वाइस वर्सा। मतलब किसी के लिए कोई फैक्ट ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मटेरियल टाइप का है, बट वहीं वो किसी दूसरे एंड यूज़र के लिए वो इमैटेरियल है। तो ये सब चीज़ें हमें सोचना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, कि हम किस चीज़ों को रखें और किस चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, इफ़ एनी फैक्ट और फिगर हैज़ अ कैपेसिटी, अब जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से देखना बिल्कुल ध्यान से। इफ़ एनी फैक्ट, ऐसा कोई फैक्ट या फिगर जिसकी ऐसी क्षमता है कि वो चेंज कर सकती है किसके डिसीजन को, किसी इंटेंडेड यूज़र के डिसीजन को, मतलब एंड यूज़र के डिसीजन को अगर वो चेंज कर सकती हैं, ऐसा कोई फैक्ट या फिगर है जिससे कहीं ना कहीं एंड यूज़र का दिमाग प्रभावित हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए, तो उसको हम कह सकते हैं वो क्या है, मटेरियल फैक्ट है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे ट्रांजेक्शन या ऐसा कोई फैक्ट जिससे एंड यूज़र का दिमाग प्रभावित हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हुए या पढ़ने पर, तो उन सब को हम मटेरियल फैक्ट कहेंगे और उनको हम कहेंगे कि वो हमें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, सॉरी, चलें आगे है कंसेप्ट है कंसिस्टेंसी। This concept says that the accounting practice should not be changed or must remain unchanged over a period of several years.
कहने का मतलब क्या है कि हम कोई यहाँ पे देखते हैं, चलिए इसमें साइड में आते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि बरकरार रहना, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं उस पर आप बरकरार रहें। जैसे हम भी तो कहते हैं लाइक कि अगर आपको कहीं कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना है और कहीं नंबर लाना आज के टाइम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कंसिस्टेंसी क्या कहता है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये कहता है कि मानो सपोज करो कि एक कंपनी है कंपनी का नाम है आपका XYZ लिमिटेड। तो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है वो। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये कहता है कि सपोज करें कि आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई किया, ठीक है। अप्लाई क्या के लिए किया है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि आप जब भी मान लो सपोज करो आपने 2005 में अपना इस बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और बिजनेस स्टार्ट जब 2005 में किया, तो सपोज करिए आपने कोई अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्ट की या कोई प्रिंसिपल लगाया, और इसके तहत आपने क्या किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए। तो ये कंसेप्ट ये कहता है कि आप, है ना, आप अपने प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज पर क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। जो भी आपने यूज़ किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर 2005 के बाद 2006 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, इंडेफिनिट पीरियड रहेगा आगे तक का, लाइक 8, 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 50, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप वही अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करेंगे हर बार, उन्हीं मेथड को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को हर बार फॉलो करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सपोज करिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे एक चैप्टर होता है आपका डेप्रीशिएशन, ठीक है। डेप्रीशिएशन किस पे लगता है आपका, फिक्स्ड एसेट्स पे, फिक्स्ड एसेट्स पे ही तो डेप्रीशिएशन लगता है ना। तो सपोज करिए कि मशीनरी है एक, मशीनरी पे एक कंपनी ABC कंपनी हर साल क्या करती है, डेप्रीशिएशन चार्ज करती है ना। तो अब हमने ये पढ़ा है कि लाइक डेप्रीशिएशन में क्या होते हैं, बहुत सारे डेप्रीशिएशन तो चार्ज करने के क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं, है ना। लाइक SLM, WDV, ठीक है, एक होता है। इसके अलावा होता है आपका प्रोडक्शन यूनिट मेथड करके एक और होता है, ठीक है। एक होता है आपका सिंकिंग फंड मेथड भी होता है एक, है ना। तो बहुत सारे मेथड हैं, और भी मेथड है, ठीक है। तो अब क्या करा, ये जो क्या नाम था ABC कंपनी थी, ये क्या कर रही थी, ये सपोज करो इसने जब 2005 में अपने अकाउंट पेपर करे, तो सबसे पहले इन्हें SLM मेथड यूज़ किया 2005 में, ठीक है। अब 2006 आया, तो 2000 तो अकाउंटिंग, ये क्या नाम है इसका, कंसिस्टेंसी वाला जो
प्रिंसिपल है जो मैथ कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि आपने जो SLM यूज़ किया अगले साल भी आपको वही यूज़ करना है, 2007 में भी आपको वही करना है, 8 में भी आपको वही करना है, 9 में भी आपको वही करना है। तो आपको जो प्रिंसिपल या मेथड यूज़ करना है या पॉलिसी यूज़ करनी है उस पर आपको क्या रखना पड़ेगा, उस पर आपको बरकरार रहना पड़ेगा। ठीक है, बरकरार रहना पड़ेगा। इतना समझ में आया कि आपको क्या रहना पड़ेगा, उन मेथड्स पे बरकरार रहना पड़ेगा। तो यही आपका कंसिस्टेंसी वाला मेथड कहता है कि आपको चीज़ों में क्या रहना पड़ेगा, आपको जो भी मेथड आपने ऑप्ट किए हैं उसको आपको बरकरार रहना पड़ेगा और आप उनको अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये बरकरार क्यों रहना पड़ेगा, ठीक, अपनी मर्जी है, उसका मन कर रहा था कि वो क्या SLM पहले ईयर में, मान लो पहले ईयर में, चलो यहाँ नीचे करते हैं, अब रीजन दूर देखते हैं। अब वो कह रही है कंपनी, वाई टू मेंटेन कंसिस्टेंसी while opting why to maintain consistency while opting accounting methods or principles in making फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन उठता है बहुत बड़ा कि भाई कंसिस्टेंसी को क्यों मेंटेन करना है ना, एक कंसिस्टेंसी को क्यों मेंटेन करके चलना है कि जब हम मेथड या कोई प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, क्यों? पहला रीज़न तो भाई कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ने कह रखा है कि ऐसा ही करना है। दूसरा रीज़न ये है कि ऐसा क्यों कह रखा है, क्यों कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट इस वजह से कहता है ताकि हम इंटर एज वेल एज इंटर फर्म और एज वेल एज इंटर, यहाँ पे और लिख दी, इंटर के बाद यहाँ पे फर्म लगा दी, इंटर फर्म एज वेल एज इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर सकें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब जी कौन कर रहा है कंपैरिजन इंटर फर्म और इंट्रा फर्म में? इंटर फर्म और इंट्रा फर्म में का मतलब ये है कि लाइक सपोज करो कि 2005 से कंपनी आई, 6, 7, 8, 2023 चल रहा है ना, ठीक है ना, जी मैंने एक बार पहले बता चुका हूँ वैसे, ठीक है। एक तो ये होता है, ठीक है, और एक इसमें देखते हैं कि 2005 से ही 23 तक यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे 6, 7, 8, ठीक है। तो अब क्या करना है लाइक कि भाई जो एंड यूजर्स हैं, जिनको कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका कोई ना कोई हित बना हुआ है कंपनी से, तो अब वो क्या करेंगे लाइक कि वो एक तो कंपनी के ही पुराने सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो साल दर साल कंपेयर करेंगे कि लाइक 2005 में मान लो इनका जो टर्नओवर था 1 करोड़ का टर्नओवर था और लाइक 50 लाख का इनका प्रॉफिट था, 50% प्रॉफिट था टर्नओवर के हिसाब से। फिर उन्होंने 2006 में देखा कि क्या प्रॉफिट बढ़ा है, 7 में देखा, 8 में देखा, तो इस तरीके से इन मतलब उसी कंपनी के पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अब उन्होंने कंपेयर किया कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। एक तो ये परफॉर्मेंस चेक करने के लिए देखेंगे, तो कहीं ना कहीं अब ये परफॉर्मेंस चेक हो रही है तो वो परफॉर्मेंस चेक कैसे होगी जब चीज़ें
इक्वल हो, मतलब कि मेथड जो पहले ऑप्ट कर रखा था वो मेथड अभी भी ऑप्ट कर रखा हो, तभी तो अच्छा कंपैरिजन होगा। मतलब 2005 में अगर आप SLM मेथड यूज़ करते थे और 2023 में भी वही मेथड यूज़ कर रहे हो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, या कहीं और अकाउंटिंग पॉलिसी या ट्रीटमेंट कुछ ऐसे कर रहे हो जो साल दर साल आपने चेंज नहीं करें, तभी तो आप अच्छे से कंपेयर कर पाओगे, है ना। अगर मेथड चेंज होगा और फिर आप कंपेयर कर रहे हो तो चीज़ों में क्या आ जाएगी, चीज़ों में आ जाएगी बायसनेस, है ना। उससे क्या होगा, फिर उससे आपका जो कंपैरिजन है वो प्रभावित होगा। तो यही रीज़न है कि हम जो है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। एक रीज़न जो होगा, दूसरा रीज़न ये है कि अब ये है कि एंड यूज़र सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी से नहीं बल्कि उस जैसी उसकी कॉम्पिटिटिंग फर्म्स से भी कंपेयर करेंगे। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ, बताओ। जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र देखेगा ना कि दो कंपनी है, सपोज करो, एक आदित्य बिरला कंपनी है जिसका सीमेंट आता है ACC, सपोज करो, है ना, और एक कंपनी है आपकी, सपोज करो, बांगर सीमेंट वाली। तो किसी एंड यूज़र को, मान लो सपोज करो मिस्टर ए को इन्वेस्ट करना है किसी सीमेंट कंपनी में जिसका उसको लगता है कि रिटर्न अच्छा हो। तो अब उसने देखा, उसने सबसे पहले लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए ACC कंपनी, मतलब आदित्य बिरला कंपनी की, है ना। अब इसने पहले तो इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसी कंपनी के प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर किया। उसमें देखा कि क्या परफॉर्मेंस रियली में बढ़ी है नहीं बढ़ी है, ग्रोथ हुई है नहीं हुई है, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ी है नहीं बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ा है नहीं बढ़ा है, सेल्स बढ़ी है नहीं बढ़ी है, एक तो ये कंपेयर करेंगे। अब वो सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे, उसके अलावा वो क्या करेंगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो अदर कॉम्पिटिटिंग कंपनी कौन सी है इसी सीमेंट की, बांगर सीमेंट कंपनी है, और भी बहुत सी हैं, है ना। तो उनसे कंपेयर करेंगे, है ना। तो कंपेयर इजीली तब होगा जब ये जो फर्म्स हैं वो सेम मेथड को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रही होंगी, तभी तो कंपैरिजन इजीली अच्छा होगा, वरना क्या आएगी, बायसनेस आएगी। ठीक है, समझ में आ गया कंसिस्टेंसी वाला वो मेथड। आई होप मैंने आपको समझा पाया हूँ जिस तरीके से मेरे को लगता है कि मैं समझा सकता हूँ, जितना इजीली हो सकता है, जितना अच्छा हो सकता है, उस हिसाब से अगर मैं समझा पाया हूँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको लेक्चर वगैरह। ठीक है, तो ये पूरा ख़त्म हो गया आपका कंसिस्टेंसी वाला, मैंने समझा दिया कंसिस्टेंसी। आइए अब आते हैं कंजर्वेटिज्म पे आते हैं। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को हम प्रूडेंस कंसेप्ट भी बोलाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रूडेंस भी बोला जाता है, उसका दूसरा नाम प्रूडेंस। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म आल्सो नोन एज प्रूडेंस, ठीक है, इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ठीक है, ये ऐसा कंसेप्ट है जो इस पॉलिसी पे चलता है कि हमको कैसे चलना है, हमको सेफ रह के चलना है, हमको आगे हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं उस पर हम क्या रहें, हमारी जो कंपनी है वो सेफ रहे आने वाली फर्दर टाइम पीरियड में। ठीक है, अब सेफ होने का मतलब आप आगे समझ जाएंगे कि प्लेइंग सेफ का मतलब क्या है यहाँ पे। अकॉर्डिंगली ऑल एंटीसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड बट ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी अकाउंटेड फॉर। तो ये कंसेप्ट ऐसा है कि वो कहता है कि अगर मान लो
आपकी ऐसी एंटीसिपेशन है कि आपको कहीं से प्रॉफिट अर्न हो जाएगा भविष्य में, है ना। आपको ऐसा लगता है, आपने ऐसा फोरकास्ट किया, आपकी ऐसी एंटीसिपेशन है, आपने ऐसा एंटीसिपेट किया, आपने ऐसी आशंका की कि आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, आप उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। बट अगर कहीं ना कहीं आपकी ऐसी आशंका है कि आपको फर्दर फ्यूचर में लॉस हो सकता है, तो उसके लिए आप उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और उसके लिए आप अकाउंट कर सकते हो, उन लॉसेस को आप अकाउंट कर सकते हो, मतलब उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो अकाउंट्सों में। ठीक है, ये कहता है जी प्रूडेंस या कंजर्वेटिव का कंसेप्ट। ठीक है, द कन्वेंशन रिक्वायर दैट प्रॉफिट इन एंटिसिपेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। तो कंजर्वेटिव का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉफिट की आशंका है तो भी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट लॉसेस की अगर आशंका है कि लॉसेस हो सकती हैं फ्यूचर में आपके, आप उसके लिए इमीडिएटली आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इवन इफ देयर इज अ वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ सच लॉस, मतलब अगर भले ही चांसेस, मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि चांसेस प्रॉफिट होने के चांसेस 100% है, 100% तो खैर नहीं होते, 100% तो प्रोबेबिलिटी जब 100% हो जाती है तो सच हो जाता है ना। सपोज करिए कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या पढ़ रहे हो, प्रूडेंस। प्रूडेंस में हम प्रूडेंस में हम देख रहे हैं कि सपोज करिए प्रूडेंस में हम देख रहे हैं कि सपोज करिए कि प्रॉफिट होने की आशंका सपोज करो 90% है कि भविष्य में हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, और लॉस होने की आशंका है आपकी मात्र 1%। ठीक है, तो अब प्रॉफिट होने की आशंका 90% है, तो भी हम इसको रिकॉर्ड नॉट टू बी रिकॉर्डेड, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे आपने देखा लॉस होने की आशंका सिर्फ 1% थी, तो भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है ना, समझ में आया? आई होप आपके समझ में आया। एक एग्जांपल देता हूँ इसको। एक एग्जांपल दूँ, एग्जांपल देते हैं चलो। जैसे कि पहले क्या होता था, लाइक अभी भी होता है, बट अब तो आप सब बड़े हो गए होंगे ना। लाइक जैसे पहले ये ऐसा होता था कि आपके घर में आते थे रिलेटिव्स, मतलब आपके रिलेटिव्स को क्या कहते हैं हिंदी में, रिलेटिव्स हो गए आपके, मतलब रिलेटिव छोड़ो, है ना, आप सब समझ ही होंगे, है ना। तो आपके घर में आपके रिलेटिव्स आते थे, तो रिलेटिव्स आते थे तो आपको चक्कर ये कि मान लो आपकी मौसी आती हैं। ठीक है, कोई एक लड़का है, उसका नाम है अजय, है ना। तो अजय की मौसी उससे बहुत प्यार करती हैं, है ना। और जब भी वो गर्मी की छुट्टी में आती हैं अजय के यहाँ, मतलब अपनी बहन के यहाँ, सिस्टर के यहाँ आती हैं, तो अजय के लिए वो बहुत सारी क्या लाती हैं, एक तो गिफ्ट्स लाती हैं, है ना। और फिर जब आती हैं और आने के बाद जाती हैं तो अजय को बहुत सारी क्या दे जाती हैं, पैसे दे जाती हैं, रिटर्न में देते हैं ना। तो अजय बहुत खुश होता था, अजय को पता है कि भाई रिलेटिव आएंगी, मौसी आएंगी, उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे, कुछ ना कुछ करके, मतलब उसको गिफ्ट लाएंगे या फिर उसके को पैसे वैसे दे के जाती हैं। बहुत मज़े से अजय खुश रहता है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, लाइक कि अजय अपने दोस्तों को ये सब चीज़ें शेयर भी करता रहता था स्कूल में। तो अब गर्मी की छुट्टी होने वाली थी, तो गर्मी की छुट्टी से पहले अजय का एक दोस्त था,
उसका नाम था, दूसरे नाम था, अजय के दोस्त का नाम था रजत, सपोज करो, है ना। तो अब गर्मी की छुट्टी होने वाली थी, तो एक दिन रजत क्या लेके आया, रजत लेके आया कुछ ना कुछ। रजत के पास थी एक दिन बहुत सारी चॉकलेट्स, है ना। उसको भी कोई उसका रिलेटिव दे गया था, तो वो आराम से खा रहा था, है ना। तो अजय ने इससे कहा कि लाइक कि तुम मेरे को चॉकलेट दे दो, लाइक मेरे को भी खाने को दे दो, और जब मेरे को कुछ मिलेगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो इसने क्या किया, इसने इससे चॉकलेट ले ली और इससे कहा कि जब मेरी मौसी मेरे को कुछ दे जाएंगी, लाइक क्योंकि कल से गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें दे जाती हैं मुझे, गिफ्ट्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह, तो मैं वो तुमसे शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो इसने इससे ले लिया, और इसने क्या अनुमान लगा लिया कि मेरी मौसी तो कुछ ना कुछ मुझे दे के ही जाएगी। इसने अपनी मन में क्या आशंका बना ली कि मेरे को तो चॉकलेट्स या गिफ्ट्स या पैसे मुझको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जनरली सब बच्चे हम यही तो करते थे, ये पहले से ही बिल्कुल श्योर हो जाते थे कि यार हमको लिफाफा तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड में हमको कुछ ना कुछ खाने को तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, लाइक सबके जीवन में ऐसा काम टाइम आता है ना। तो कहने का मतलब ये कि अब चक्कर क्या है कि जब प्रॉफिट की उम्मीद होती है ना किसी इंसान को, तो उसके अंदर लालच आ जाता है। एक बार जो चीज़ ऐसी होती है ना, तो उसके बाद वैसी अगर कोई सेम सिचुएशन होती है तो उसके अंदर लालच आ जाता है। और लालच आपके अंदर क्या पैदा करता है, आपके अंदर लालच फिर ये पैदा करता है कि लाइक आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, बट लालच से के बहकावे में नहीं आना है और आपको कभी भी प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, ये हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है। उसके अंदर आगे बहुत सी चीज़ें दे रखी हैं, उसको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि लालच के बहकावे में नहीं आना है, आपको क्या करना है, आपको लॉसेस को तो रिकॉर्ड कर लेना है, बट आपको प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है, कि अगर थोड़ी सी भी संभावना है लॉस होने की तो उसे रिकॉर्ड कर लो, पर प्रॉफिट होने की भली प्रबल संभावना है, 90% भी संभावना है, तो भी रिकॉर्ड नहीं करना है। दिस कन्वेंशन इज बेस्ड ऑन ए रूल दैट एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब कोई भी प्रॉफिट को एंटीसिपेट मत करो, आशंका मत करो किसी प्रॉफिट होने की, बल्कि है ना जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं, है ना, उनके लिए आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हो और उनके होने की आप आशंका कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं क्या चल रहा है आगे। दस अ कॉशियस अप्रोच मतलब सावधान रहने वाली अप्रोच के साथ चलता है ये वाला कंसेप्ट जो है कि हमें क्या रहना है, हमेशा सावधान रहना है। आपके बिजनेस में कोई ना कोई लॉस आपका हो सकता है, हमेशा हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या रहना है, सावधान रहना है। शुड बी अडॉप्टेड इन एसेटिंग द इनकम ऑफ द बिजनेस एंटिटी। तो मतलब कह रहा है कि आपको सावधान वाली अप्रोच से चलना है, और अगर आप सावधान वाली अप्रोच से चलोगे तो आपकी जो बिजनेस की एंटिटी की इनकम है उससे आप सही कैलकुलेट कर पाओगे, विद द ऑब्जेक्टिव दैट प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइज इन नो केस शुड बी ओवर स्टेटेड। कहने का मतलब ये है कि आप इस पद्धति से चलोगे, लाइक कि आप सावधानी वाली अप्रोच से चल रहे हो, कि लॉसेस को तो आप रिकॉर्ड करते चल रहे हो, हर छोटे से छोटे लॉसेस को रिकॉर्ड करते चल रहे हो, प्रॉफिट में जो होने वाले हैं, मतलब जो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट है उनको आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। तो इससे ये होगा कि आपको जो है अपने बिजनेस की एग्जैक्ट इनकम पता चलेगी, है ना, और एग्जैक्ट इनकम को पता चलेगी तो किसी भी केस में ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे। हमेशा वो क्या होगा, नॉर्मल जो होता है वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं क्या लिखा है। द ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लीड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस डिविडेंड। अच्छा, अगर मान लो हमने प्रॉफिट को एक्सेस में रिकॉर्ड कर लिया, हमने एंटीसिपेटेड प्रॉफिट को मान लो सपोज करके अपनी किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ये भी शायद जाहिर सी बात है कि आपको डिविडेंड ज़्यादा बांटना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये प्रॉफिट है किसका, प्रॉफिट तो एंड यूजर्स का ही है ना,
सॉरी, प्रॉफिट तो शेयर होल्डर्स का ही है ना, जिसने कंपनी में पैसा लगा रखा है। ठीक है, कौन सी लाइन थी? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस डिविडेंड, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आपको डिविडेंड ज़्यादा बांटना पड़ेगा। रिजल्टेंट रिडक्शन इन कैपिटल और फिर क्या होगा, कैपिटल में रिडक्शन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होता है वो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल में जाके ही तो जुड़ता है रिजर्व एंड सरप्लसेस में। और रिजर्व एंड सरप्लसेस किसके लिए होते हैं? वो आपके कंपनी के ओनर्स के लिए होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? When there is more than one equally acceptable method available, the method which is near to conservative approach should be adopted. एक चीज़ और कह रहा है वो कि सपोज करिए, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि लाइक हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग पॉलिसी प्रिंसिपल थे, तो एक ही प्रिंसिपल थी, बहुत सारे मेथड। लाइक हमने जैसे देखा था कि हमने एसेट्स पे क्या करना था, डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। यहाँ पे देखा था ना, ये देखो यहाँ पे हमने एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, तो हमने फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। तो मशीनरी पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे तो हम कितने मेथड थे, SLM था, WD था, प्रोडक्ट यूनियन मेथड था, सिंगल फंग मेथड था, तो बहुत सारे मेथड थे। तो अब ये कह रहा है कि अब जी प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कह रहा है कि अगर आप कोई ऐसा मेथड या पॉलिसी या प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, है ना, कोई भी मेथड पॉलिसी अगर फॉलो कर रहे हो और उसमें एक से ज़्यादा मेथड है, लाइक डेप्रिसिएशन में एक से ज़्यादा मेथड थे ना, तो हमेशा वो वाला मेथड यूज़ करना है जो कंजर्वेटिव अप्रोच वाला है। हमेशा वो मेथड यूज़ करो जो कंजर्वेटिव अप्रोच को लेकर चल रहा है। कहने का मतलब वो वाला मेथड को अडॉप्ट करना है जिसमें आपको क्या है, आप कंजर्वेटिव अप्रोच हो, लाइक कि आप लॉसेस के तरफ, मतलब क्या है, आप मतलब एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने बढ़कर दे दो, बट उसमें आप किसी भी इनकम को रिकॉर्ड ना करो। ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिससे जितना प्रोविज़न बन सकता है, चाहे वो डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो बैड डेट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा फ्री होके आपको वो प्रोविज़न को प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है आपका कौन सा मेथड बोलता है, ये प्रूडेंस या कंजर्वेटिव का वो बोलता है। ठीक है, चले आगे। In the same parlance, business entities are required to, अब इस अगर कंजर्वेटिव अप्रोच यूज़ करते हो तो आपको और क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, लाइक आप क्या क्या कर सकते हो अगर आपने कंजर्वेटिव अप्रोच को अडॉप्ट कर रखा है। तो मतलब अडॉप्ट क्या कर रखा है, अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। तो आप क्या क्या करते हो इसकी, मतलब कंजर्वेटिव कंसेप्ट के हिसाब से और क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट और रिलायबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, कह रहा है कि देखिए आपका जो होता है ना, जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक इन द सेंस आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, आपने देखा होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो आपका एक क्लोजिंग स्टॉक बचता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब आप बना रहे हैं, अपना अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, तो अब ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हमें क्या तो क्या करना है, एक तो NRV या फिर कॉस्ट, इन दोनों में से जो भी कम हो उस पे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करना है? ताकि प्रॉफिट ज़्यादा ना हो जाए। क्या नहीं हो जाए? प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो जाए। और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, एक्सेस ज़्यादा हो जाएगा तो आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा ओनर्स को, और ओनर्स को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा तो कैपिटल में कमी आएगी, कैपिटल में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं मुझे फर्दर पीरियड्स में उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो प्रूडेंस का कंसेप्ट क्या कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करेंगे या तो NRV पे या कॉस्ट पे। ठीक है, इनमें से जो भी कम होगी, सपोज करो कि NRV पर यूनिट ऑफ स्टॉक, मतलब कोई स्टॉक है पर यूनिट ऑफ स्टॉक उसके 10 रुपये की NRV और कॉस्ट है आपकी 9 रुपये, तो हम
₹9 पे रिकॉर्ड करेंगे स्टॉक को, इसमें मल्टीप्लाई करके यूनिट जितनी में होंगी उतने पे हम स्टॉक को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि NRV पे, विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगला देखें। अगला और क्या क्या कहता है, प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है भाई, ये कहता है ना कि एंटीसिपेट का आशंका आपने कर ली है लॉस होने की, तो लॉस को रिकॉर्ड कर लो, है ना। तो उसी बेसिस पे हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर आपको लगता है कि भविष्य में आपके जो डेटर्स हैं, डेटर मतलब जिनसे आपको पैसा लेना है, डेटर मतलब जिसको आपने क्रेडिट सेल की थी, है ना, क्रेडिट सेल की थी, तो उससे अब आपको भविष्य में पैसा लेना है, और पैसा लेना है तो आपको क्या है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा आपका डेटर है जिससे आपका पैसा आने में दिक्कत होगी, या पैसा नहीं आ पाएगा, दिक्कत होगी या पैसा नहीं आ पाएगा, ऐसी अगर कहीं पे भी 1% की आशंका है, तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, हम उसके लिए प्रोविजंस बनाएंगे। ठीक है, ये कौन सा कंसेप्ट कहता है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट, इसकी भी बात करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, अगर हमें मान लो सपोज करिए हमें लगता है कि डेटर से पैसा आएगा या नहीं आएगा, है ना, डेटर से पैसा नहीं आएगा, सपोज करिए डेटर से पैसा नहीं आएगा, या डेटर पैसा से हमें पैसा जल्दी चाहिए, मतलब टाइम पीरियड से पहले चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, या हमें ऐसा लगता है कि पैसा डूब सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कह रहे हैं हम डेटर को क्या कह रहे हैं, डिस्काउंट देने हैं। साहब आपका जैसे 10 लाख का पेमेंट है और आपको मेरे को जैसे डेटर को तीन महीने बाद पेमेंट करना था, तो मैं कह रहा हूँ अपने डेटर से कि साहब आप अगर मुझे अभी की अभी पेमेंट कर देते हैं 10 लाख का, तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, तो हम अगर प्रोविज़न बना रहे हैं डिस्काउंट देने का भी, ठीक है, कि हम अपने डेटर्स को मतलब लालच दे के उससे जल्दी पैसा वसूल लेंगे, या नहीं दे रहा होगा तो लालच दे के उससे पैसा ले लेंगे, तो ये सब भी हम किसके अंडर कर सकते हैं, हम कंजर्वेटिव कंसेप्ट के अंदर इस तरीके के प्रोविज़न बना सकते हैं। अगला, इग्नोर द प्रोविज़न ऑफ डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर से जैसे हम डेटर को क्या दे रहे हैं, हम डेटर को क्या दे रहे हैं, अपने डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमें भी तो उम्मीद होती है कि हमारा क्रेडिटर भी जिससे को हमें पैसा देना है वो भी हमें डिस्काउंट देगा। भाई उम्मीद तो हमें भी रहती है ना कि हम किसी का पैसा लौटाएंगे तो डिस्काउंट तो वहाँ पे भी मिल सकता है ना। तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखनी है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनाना है जिसमें आपका पैसा क्या है, मतलब जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रोविज़न डिस्काउंट मतलब क्या है, हमको मान लो सामने वाले को 10 लाख रुपए देने हैं, हमने सोच के चल रहे हैं कि साहब हम प्रोविज़न बना लेते हैं, इतने का तो डिस्काउंट बन ही जाएगा, तो हम क्या है इतने पैसे हमको नहीं देने पड़ेंगे। तो ये एक तरीके से हम क्या सोचें, एक तरीके से कंपनी अपना फ़ायदा सोचे, तो फ़ायदे वाली बात तो मना ही कर दी थी इसमें, कि फ़ायदा तो हमें सोचना ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया। डेटर का प्रोविज़न अलाउ है, क्रेडिटर के प्रोविज़न को हम इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है, अगला, क्रिएट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट ले रखी है ना, इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने मान लो, और इन्वेस्टमेंट के मार्केट रेट में, है ना, आपके करेंट रेट से कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशन आता है, तो उसके लिए हम कुछ रिजर्व बना के रखते हैं, उसके रिजर्व का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे ना, तो इन सभी टॉपिक को, इन सभी मतलब चीज़ों को, इन टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कैसे काम करता है। वैसे मैंने आपको ओवरऑल बता दिए। तो अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बना रहे हैं, तो भी हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे उसको, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो द जॉइंट लाइफ पॉलिसी एट इट्स सरेंडर वैल्यू ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है, मान लो पार्टनर ने 3 या 4 पार्टनर हैं, तो चारों ने मिलकर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है, तो हम इसको बैलेंस शीट में किस पे दिखाएंगे, ऑलवेज सरेंडर वैल्यू पे। क्यों, क्योंकि हमारे से कौन सा वाला कंसेप्ट कहता है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ऐसी बात करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, राइट ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। भाई इंटेंजिबल एसेट्स का भी राइट ऑफ होता है ना,
अगर हम उनको राइट ऑफ करना चाहते हैं, उनकी वैल्यू को कम करना चाहते हैं या बिल्कुल ही नेग्लिजिबल करना चाहते हैं, तो भी हम कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। कोई डाउट? मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। चलें अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगला कंसेप्ट है टाइमलीनेस कंसेप्ट। टाइमलीनेस कंसेप्ट क्या कहता है? अंडर दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन प्रॉपर टाइम। ये मैं हमने बहुत जब रिकॉर्डिंग वाली क्लास कर रहे थे ना, लाइक जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे और जर्नल की हम फीचर्स देख रहे थे कि जर्नलाइजिंग हमें करनी के कैसे वे में करनी थी, क्रोनोलॉजिकल वे में करनी थी, है ना, आपने पढ़ा था ना। तो उसी के हिसाब से लगभग ये कंसेप्ट है। क्या कह रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हमें क्या से रिकॉर्ड करना है? प्रॉपर टाइम पे रिकॉर्ड करना है। नॉर्मली व्हेन द ट्रांजैक्शन इज मेड द सेम मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब क्या कह रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करो और प्रॉपर टाइम पे रिकॉर्ड करो, ये कहता है। इन शॉर्ट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड डेट वाइज इन द बुक्स। हमको क्या कैसे रिकॉर्ड करना है? डेट वाइज और टाइम वाइज से रिकॉर्ड करना है। अगर मान लो कि सपोज करो आज डेट कितनी है, 26 जुलाई आज डेट है, और मान लो मेरा कोई बिजनेस है ना, और मेरे बिजनेस में मान लो सुबह के टाइम मैंने 10:01 पर परचेज़ करी है कोई, ठीक है, 10:26 पर फिर परचेज़ करी है और 10:30 पर मैंने सेल करी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सेल वाला ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड कर दूँ और बाकी के परचेज़ वाले उनके बाद करूँ। तो कहने का मतलब ये है, जिस भी डेट में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है वो उसके हिसाब से उसकी रेस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगा। ठीक है। डिले इन रिकॉर्डिंग सच ट्रांजैक्शन, अगर इनको रिकॉर्ड करने में कोई डिले होता है तो उससे क्या हो जाएगा? मैनिपुलेशन हो जाएगा, मिसप्लेसमेंट हो जाएगा वाउचर्स का। मैनिपुलेशन मतलब क्या कि आपके जो डाटा है वो मैनिपुलेट हो जाएगा, है ना। आपसे हो सकता है जो वाउचर्स हैं वो खो जाएं, है ना। जो सोर्स हो रहा है डॉक्यूमेंट, वाउचर क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट, उसी से तो आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो खो जाए मान लो, ठीक है। और इससे क्या होगा? मिस एप्रोप्रिएशन होगा। मान लो अब मान लो जैसे कि आपका कोई वाउचर खो गया और अपने 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 दिमाग से आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया डायरेक्ट। तो अब इससे क्या होगा कि जब एट द एंड हम चीज़ों को मतलब कैलकुलेट करेंगे, इनकम पता करेंगे, तो मिस एप्रोप्रिएशन होगा। हो सकता है कि इनकम घटती हुई दिखाई दे, हो सकता है इनकम बढ़ती हुई दिखाई दे, ठीक है, क्या तो कैश का या गुड्स का। दिस प्रिंसिपल इज फॉलोड particularly while verifying डे टू डे कैश बैलेंस। और ये प्रिंसिपल को हम इस वजह से फॉलो करते हैं ताकि हम डे टू डे का जो कैश बैलेंस है, मतलब स्टार्टिंग में जो हमने कैश लेके चले थे एट द स्टार्टिंग ऑफ डे, और जब हम अपना एट द एंड ऑफ द डे, जब भी हम अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हैं दिन के हिसाब से, तो हमारा कैश का बैलेंस जो था वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस इज ऑल्सो फॉलोड बाय बैंक्स बहुत यूज़ करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टाइमलीनेस का। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि खाते में जब हमने सुबह स्टार्ट किया था, बैंक खोली थी, तो हमारा जो टोटल बैलेंस था बैंक का वो इतना दिखा रहा था और एट द एंड ऑफ द डे हम इतना दिखा रहे हैं। तभी आपने देखा होगा कि बैंक में आजकल जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जो भी इनकी ड्यूटीज़ है, ड्यूटीज़ के नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ गए हैं। जैसे पहले आप देखते थे ना, एक बैंकिंग आदमी वाला, मतलब एक बैंक का आदमी 5 बजे तक और ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 बजे तक अपने घर आ जाता था। अब वही बैंक का क्लर्क और बैंक का पीओ 7-7, 8-8 बजे तक घर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गए हैं और कहीं ना कहीं वो जो आपका जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हो गई हैं, लाइक बहुत ज़्यादा कठिन हो गई हैं, डिफ़िकल्ट हो गई हैं, और कहीं ना कहीं हर चीज़ को मेंटेन रखना अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं बहुत सारी चीज़ों में, और कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट हैं बहुत सारे रूल्स। तो अब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, काम बढ़ गया है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बैंकिंग डिपार्टमेंट टाइमलीनेस के कंसेप्ट पे चलता है। एवरी बैंक वेरीफाई कैश बैलेंस विद देयर कैश बुक, कैश बैलेंस को कैश बुक के साथ मैच करती हैं, एंड विद इन द डे द सेम मस्ट बी कम्प्लीटेड। और इस तरीके से वो अपने पूरे दिन में मैच करती रहती हैं टाइमलीनेस के अकॉर्डिंग, और एट द एंड ऑफ द डे भी उसको देखती हैं।
चलिए अब इसकी लिमिटेशंस हैं कुछ, इस कंसेप्ट की लिमिटेशन देखते हैं क्या बुराई है भाई। इनकंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। भाई कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल क्या कहता था, जैसे कर रहे हो वैसे ही करते रहो, जो भी मेथड पॉलिसी प्रिंसिपल आपने ऑप्ट कर ली है अपने बिजनेस में, उसी प्रिंसिपल पॉलिसी को आपको मतलब हर बार ऑप्ट करके चलना है। अपने जितने भी आपके नंबर ऑफ जितने भी आपके अकाउंट्स बनेंगे लाइक पीरियड बाय पीरियड, वो सेम मेथड पॉलिसी या प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बनेंगे। ठीक है, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, सॉरी रफ करने की बजाय और ज़्यादा लिख के, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव लीड convention of conservatism will lead to inconsistency in the sense that while adopting the method which would have the least effect on overstatement of profit and asset, sometimes in two successive years the business entity have to adopt two different method of accounting. For example, in one year stock is valued at cost price being less than the realizable value, and in the next year stock is valued at market price being less than the cost price. तो ये लिमिटेशंस जो दे रखी हैं वो दे रखी हैं आपकी लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्ट्स की, कुछ लिमिटेशंस दे रखी हैं। अब इसमें मैं क्या कह रहा है मैं बताता हूँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसमें ये पहली बार में क्या कह रहा है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज करिए क्या कह रहा है, इनकंसिस्टेंट विद द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ठीक है, यही तो कह रहे हैं। अब कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट हमने क्या क्या लिखा था, हमने लिखा था कि आप जो भी मेथड कर रहे हो यूज़ कर रहे हो, मेथड यूज़ कर रहे हो, प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हो या पॉलिसी यूज़ कर रहे हो, उसमें आप क्या रहोगे, टू बी फॉलोड, उसको आप सेम यूज़ करो, फॉलोड सेम ईयर बाय ईयर। यही तो पढ़ा था हमने कंसिस्टेंसी में, यही तो पढ़ा था है ना। बट एक हमने कंसेप्ट पढ़ा था कंजर्वेटिज्म का। कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट क्या कहता था, एंटीसिपेट लॉस बट डू नॉट एंटीसिपेट इनकम या प्रॉफिट्स। यही तो कहता था कि भाई लॉस होने की आशंका कर सकते हो बट क्या प्रॉफिट होने की आशंका मत करो। और इसके चक्कर में आपको क्या करना था कि लाइक हम ये चाह रहे थे कि प्रॉफिट होने की आशंका ना करें, तो क्या कहते थे हम कि कभी भी वो पॉलिसी मेथड प्रिंसिपल्स ऑप्ट मतलब चूज करना मत करो जिससे आपके प्रॉफिट्स ओवर स्टेटमेंट हो जाएं। ओवर स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए आए। जी हमने बात की थी ना, क्योंकि बढ़ते हुए आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा डिविडेंड बांटना पड़ेगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमको देनी पड़ेंगी ज़्यादा। तो ये सब बातें हुई थी, ये दोनों का मेथड का मैंने दोनों का डिफरेंस बता दिया। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है सपोज करो मिस्टर गोयल है, सॉरी कोई और कंपनी का नाम ले लिखते हैं, XYZ लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, 10 लाख की उन्होंने क्या खरीदी, मशीन खरीदी। ठीक है, तो उन्होंने डेप्रीसिएशन चार्ज किया सपोज चलो फर्स्ट ईयर में, और फर्स्ट ईयर में उन्होंने SLM मेथड यूज़ किया है ना। मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, लाइक हम इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ सिर्फ सिंपल देख लो। तो पहली ईयर में जो डेप्रीसिएशन चार्ज करके आया, मान लो सपोज करो 10,000 आया। ठीक है, SLM यूज़ करके। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी क्या कहती थी कि साहब हमेशा
SLM ही यूज करना है ना। आप जो भी मेथड यूज करो उसे ईयर बाय ईयर फॉलो करो, सेकेंड ईयर में आ गए। तो अब ये कहती थी तो है ना, तो अब दूसरे ईयर जब चार्ज किया तो दूसरे ईयर मान लो सपोज करो 10 के ही बनना है डेप्रीशिएशन SLM मेथड से, बट वहीं दूसरा मेथड है जो है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, उसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हमें पता चला है कि साहब हमारा क्या है, 9 के डेप्रीशिएशन बनना है, 9 के मतलब 9000 डेप्रीशिएशन बनना है। तो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट कैसे हो गया, कन्फ्लिक्ट ये हो गया कि भाई कंसिस्टेंसी तो कहता है कि जो मेथड यूज किया है वही मेथड बार बार यूज करो, बार 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 बार। ये कौन कहता है, ये कहता है आपका कंसिस्टेंसी। वहीं आपका क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म कहता है कि आपको वो मेथड यूज करना है जिससे ओवर स्टेटमेंट ना हो प्रॉफिट का। प्रॉफिट का ओवर स्टेटमेंट ना हो प्रॉफिट का। तो सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पे ये मेथड यूज कर लेंगे, या सपोज करिए WDV से मेरे को, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे 9 के नहीं, यहाँ पे बनता आपका 11 के। तो अब वो कह रहा है कि मान लो कि कंजर्वेटिव कह रहा है, मान लो कि भाई वो मेथड यूज करना है जिससे क्या हो, प्रॉफिट बढ़ के ना आए। 9 ही करिए यहाँ पे, सॉरी 9 से आपको इजीली पता चल जाए, 9 के है ना। अब कंजर्वेटिव कह रहा है कि प्रॉफिट बढ़ के नहीं आए। अब इस वाले मेथड को अगर हम लगा दें कंजर्वेटिव के हिसाब से तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ के आएगा, है ना, प्रॉफिट बढ़ के आएगा। और इस वाले मेथड को लगा देते हैं, मान लो इसको लगा देते हैं तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपस में ये है कि कंसेप्ट और कन्वेंशन खुद में ही कन्फ्लिक्ट हो चल रहा है। तो यही इनकी लिमिटेशन है कि बहुत बार आपको देखने को मिलेगा कि एक कंसेप्ट आपको यूज़ करना था, है ना, आपने वो यूज़ तो कर दिया, बट कहीं ना कहीं दूसरे की अवहेलना हो रही है, दूसरे किसी कंसेप्ट का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको वैसे समझाने की कोशिश करी है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यही बात वहाँ पे लिखी हुई है, यही बात इस पूरी पहले उसमें लिखी हुई है कि ऐसा होता है कि हम जब एक चीज़ को यूज़ करने हैं, जैसे इसमें एग्जांपल लिया है आपका, इसमें क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने का एग्जांपल लिया है। इसने क्या कहा कि एक साल में उन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू किया, तब किया, है ना, जब कॉस्ट प्राइस पे कर दिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस उस साल रिलाइजेबल वैल्यू से कम थी, है ना। और दूसरे साल उसने वैल्यू कर दिया इस क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट प्राइस पे, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस से कम थी। जैसा मैंने बताया था ना, क्लोजिंग स्टॉक को हम कैसे वैल्यू करते हैं, दोनों में से जो चीज़ कम होती है उस पर वैल्यू करते हैं, ठीक है, ताकि प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ के नहीं आए। बट यहाँ पे इन्होंने दोनों साल अलग अलग मेथड भी तो बदल दिए, मेथड बदल दिए, तो यहाँ पे किसका उल्लंघन हो गया, कंजर्वेटिव कंसेप्ट का उल्लंघन हो गया ना। कंसिस्टेंसी तो मेंटेन रही नहीं, कंसिस्टेंसी भी मेंटेन नहीं रही, और कंजर्वेटिव का भी उल्लंघन, कंजर्वेटिव को करने के चक्कर में, कंजर्वेटिव को ऑप्ट करने के चक्कर में हमने कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं किया, है ना। ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। आप एक बार खुद से रीड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं आया तो मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे को कमेंट डाउन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। दूसरा देखते हैं, क्रिएट सीक्रेट रिजर्व। टू मच ऑफ कंजर्वेटिव माइट लीड टू मिसइंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। मतलब कंजर्वेटिव को हम जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई बिजनेस हाउस ऐसे होते हैं, बिजनेस एंटिटी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो सीक्रेट रिजर्व बना के रख लेती हैं, ठीक है। और इससे विच गोज अगेन द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर।
अब सीक्रेट डिजर बनाते रख लिया, और एक फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट भी पढ़ा था आपने। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता था कि भाई जो जैसा है सब कुछ डिस्क्लोज कर दो, ताकि एंड यूज़र को रैशनल डिसीजन मेकिंग में कोई दिक्कत ना आए। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये कि सब कुछ दिखा दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, जो एंड यूज़र है वो क्या कर सकें, रैशनल डिसीजन मेकिंग कर सकें। और यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि भाई मैंने सीक्रेट डिजर बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि मैं कंजर्वेटिज्म को फॉलो कर रहा था। तो दोनों में अब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, चलिए। It is reminded again that the tool of principle of conservatism should be used in the most cautious and rational manner। अब वो क्या कह रहा है कि जो कंजर्वेटिज्म का जो कंसेप्ट है उसको हमें बहुत सावधानी से और बहुत सूझबूझ के साथ यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ ये आपका लेक्चर ख़त्म होता है ना। और मैंने जहाँ तक है सारे आपके कंसेप्ट और कन्वेंशन पूरे कर दिए हैं। किसी भी कंसेप्ट के कन्वेंशन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है इनमें, ठीक है। इसके बेसिस पे हम आज रात में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको इसके बेसिस पे और जितना भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके हम क्या करेंगे, MCQs कराएंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो आप बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, और चीज़ों को देखते रहिए। मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है लाइक पढ़ने में तो आप चाहें तो अपने यार मित्रों के साथ या अदर ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।